तो चलिए अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण है कक्षा 9वीं विज्ञान में। उसका एक पॉइंट है आर्कमिडीज का सिद्धांत। तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। जैसे एक धागे में हमने एक पत्थर को बांध दिया है और यहाँ पर एक बीकर लिया है। उस बीकर में पानी भर दिया है। पानी के अंदर जब हम इस धागे से इस पत्थर को डालते जाते हैं तो ये पत्थर का भार हल्का हल्का कम होता महसूस होता है। मतलब इसमें उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। तो इस तरह से इसका भार हमको कैसा महसूस होता है कि ये इसका भार धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि जब हम तरल में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी के आधार पर उत्प्लावन बल के आधार पर ही आर्कमिडीज ने एक सिद्धांत दिया जिसे आर्कमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये क्या है, इसको आपको नोट करना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है और इसके बाद आपको ये लिखना है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। यह उत्प्लावन बल उसमें लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। मतलब ये जब यहाँ पर पत्थर जाएगा तो उसके आसपास का तरल वहाँ से हट जाएगा। तो तरल का जो भार होगा उतने ही भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। तो तरल का भार और उत्प्लावन बल का भार एक दूसरे के कैसा होता है, बराबर होता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत लिखने के बाद ये उसके आगे लिखना है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर या ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत तो हम पढ़ लिए कि जब भी किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो उसमें ऊपर की ओर बल लगता है। वह बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग क्या हैं, तो ये अक्सर आता है, ये भी आपको लिखना है। आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग, तो यह जलयानों माने पानी वाले जहाज़ों में पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी, ये दूध की शुद्धता के मापन में भी आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की क्या करता है, जांच करता है। फिर ये हाइड्रोमीटर है जो नमी की मात्रा को भी नापता है, जो द्रवों में घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो आप कह सकते हैं नंबर वाइज भी इसलिए इसे लिख सकते हैं कि जलयानों को डिज़ाइन बनाने में, पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में, दुग्धमापी जो दूध का मापन करते हैं शुद्धता जानने में, दूध की शुद्धता जानने में। फिर यहाँ पर हाइड्रोमीटर है जो द्रवों की घनत्व के जानने में प्रयुक्त की जाता है। तो ये नंबर डाल करके आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक तुला पर आप द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है? तो देखिए, हम लोग जो हम हैं वो चारों तरफ वायु से घिरे हुए हैं और जो वायु होगी वो हम पर ऊपर की ओर बल लगाएगी, उत्प्लावन बल। इसलिए हमारा भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे कि हमारे चारों तरफ वायु होती है जो हम पर उत्प्लावन बल लगाती है, जिससे हमारा भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा। दोबारा सुनिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर पूछता है कि क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है। तो हम लिखेंगे कि हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से कम है, क्योंकि हम चारों तरफ वायु से घिरे हुए हैं और वायु ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाती है, जिससे हमारा भार क्या होगा, कम होगा। दूसरा है, आपके पास रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है,
तुला मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है? तो यहाँ पर रुई का बोरा ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा।